for a very warm introduction. Thanks that you invited me here for this federalism and decentralization in India. मैं इसके साथ बस एक वर्ड लगाऊंगा यहाँ पर, फिस्कल फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और जैसा डॉक्टर चंचल शर्मा ने कहा, आप तो वो पढ़ाते ही आ रहे होंगे फिस्कल फेडरलिज्म और फेडरल फाइनेंस, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। I'll be just talking very simple things to you, जो आपकी डॉक्टर चंचल शर्मा पढ़ा रहे होंगे यहाँ पर। पहली बात, I was very happy to be here in this Central University of Haryana। जो आपका कैंपस है बहुत ही बृहद कैंपस है, और उसको सींच रहे हैं डॉक्टर चंचल शर्मा, उनके कॉलीग्स। इनके पास अवसर है दिल्ली जाने के लिए, पर बड़ी अच्छी बात है कि ये हरियाणा में सब कर रहे हैं, और आप लोगों का उत्साह देख करके तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मुझे दिल्ली में देखने को थोड़ा कम मिलता है स्टूडेंट्स में, द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर रेजिंग, एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी। हाँ, आप तो पढ़ाते जा रहे हैं, पर जितना उत्साह जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा दिल्ली में कम देखने को मिलता है। And I can see that you are so attentive to what we are speaking here. जैसे इन्होंने बताया, फिस्कल फेडरलिज्म एंड फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशंस। जब डॉक्टर चंचल शर्मा ने मुझसे बात किया, तो मेरा कोई एक दिन पहले हरियाणा का स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उससे एक मेरा मीटिंग हुआ था। आई एम नॉट वर्किंग विद देम, बट दे आर टेकिंग माय सर्विसेज इन एन इनफॉर्मल वे। उसमें कोई प्रोफेसर मुकुल अशरफ हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तो वो चेयरमैन बने हैं उसके। जस्ट टेकन सम एडवाइस फ्रॉम मी, तो ही सेड व्हाई डोंट यू स्पीक ऑन दिस, एंड देन ही सेड कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग ऑन फिस्कल फेडरलिज्म साइड। वो भी बोल दो, मैंने कहा भाई टाइम कितना है, देयर आर मेनी अदर स्पीकर्स ऑल्सो। तो मेरे पास अभी चैलेंज ये है कि बहुत सारी चीजों को मुझे नटशेल में बताना है आपको, एंड बट प्लीज feel free to raise any questions and in between if you do not really understand, if the chair permits. Okay, I'm not leaving this to you that you speak only at the end of it. Okay, you can raise any questions, and as some kind of a politicians, I'll be happy to change my gears. Okay, right? Acha. Now just come straight to fiscal or the Federal Assembly in India. Okay. It comprises a union government, 29 states. These 29 states, including 11 northeastern states and Himalayan states. Previously, these states were called the special category states. So this is what is changing now, the terminology, the northeastern states and the Himalayan states. And the previous sessions was on asymmetric federalisms. These states get special fiscal dispensations, okay, because they have considerable international borders. ठीक है ना, साथ की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई हैं, और हिली एरिया है, तो थोड़ा सा हमारे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत सारी सब्सिडीज की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा संघ है यानी यूनियन गवर्नमेंट है, उससे उनको स्पेशल फिस्कल डिस्पेंसेशंस मिलता है। पहले जो हमारा गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला हुआ करता था, अभी भी चल रहा है, हालांकि काफी कुछ रिव्यू हो रहा है, उसमें कोई 90% तो ग्रांट मिलेगी और 10% आपको लोन मिलेगी। You all know about this. Then we have other states, the general category states. These general category states, some of them are very big, some of them are small. The per capita income of, let's say, Goa is about 10 times than that of Bihar or Jharkhand. The population of UP
पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम, तो आपके कोई 300% करीब का डिफरेंस आ जाता है, एरिया में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इस सब के चलते हुए हमारा जो सिस्टम्स है, फेडरल सिस्टम, एज यू ऑल नो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई 50 स्टेट्स है सबका सेम साइज है, जैसे कुछ कुछ जो है यूनाइटेड स्टेट्स का काफी कुछ सिमिलैरिटी है, हालांकि वहां पर भी जो इनकम्स वगैरह के लेवल्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है। फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एज आपने पहले सुना कि काफी यूनिटरी नेचर है, क्वासी फेडरल, केसी वेयर ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 360 है जिसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके तहत आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं स्टेट। यूनिटरी कैसे है? फिस्कल के सेंस में कि जितने भी कर हैं, जो बॉइंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, बॉइंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है, बॉइंसी का मतलब होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी 10% के रेट से बढ़ रही है और आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो 10.5% के रेट से बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये टैक्स बॉइंट है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन है इज अ फंक्शन ऑफ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना जितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी उतना उतना टैक्स इंक्रीज करेगा। और कोई भी स्टेट होती है उसमें टैक्स तो लगाने की उसकी पावर्स होती है, नो रिप्रेजेंटेशंस विदाउट टैक्सेशंस, एंड स्टेट्स है तो स्टेट्स में टैक्स भी लगेगा, उसके तहत आपके डायलॉग्स भी होंगे, टैक्स बढ़े टैक्स कम हो। जैसे चाणक्य ने कहा था कि टैक्स आप ऐसे वसूल करें कि जैसे भौरा जो है शहद ले लेता है विदाउट अफेक्टिंग, तो आपकी टैक्सेशन पॉलिसी भी सच विदाउट अफेक्टिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कम्युनिटी। तो जो बॉइंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जैसे यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, personal income tax, corporate income tax, all these taxes are there with the union government. State के पास क्या है? State government have only, बोलो ना, state duty, state duty, state के पास क्या है? Sales tax, agriculture tax, और कौन सा टैक्स है? स्टेट के पास इस स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, जो आपकी, आपने सुना ना, आबकारी विभाग जो आपके अल्कोहल पे लगता है। तो सेल्स टैक्स से, सेल्स टैक्स कंट्रीब्यूट जस्ट अबाउट 60 to 70% of the total revenue of the state. As you mentioned, उनके पास में एंटरटेनमेंट टैक्स है, एडवर्टाइजमेंट टैक्स है, ये कुछ टैक्स क्या किया गया है, लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया। फेडरल असेंबली पे अगर मैं जाऊं दोबारा, सॉरी आई डाइवर्टेड फ्रॉम देयर, 29 स्टेट्स के बाद में यू हैव दीज 7 यूनियन टेरिटरीज, 2 of them with legislature, that is Delhi and Puducherry. Then you have local government down the line, panchayats. How many panchayats? नहीं, नंबर कितनी है पंचायत? कल आपका एक सेशन हुआ है पंचायत पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे। How many panchayats in the country? There are 30,000. 30,000 पंचायत। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं? 600. अच्छा, यानी पंचायत कम है, डिस्ट्रिक्ट ज्यादा हैं। 608 districts. अच्छा, आप बताओ, कोई भी गेस लगे बताएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक एक नंबर से बताओ, आप मुझे बताओ हजारों में, लाखों में, करोड़ों में। 6,000 पंचायत, ग्राम पंचायत या जिला पंचायत? जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, देखो पंचायतें कई तरह की होती है, चलो ग्राम पंचायतें बताओ। 30. हैं जी? 6 lakhs.
Sir, there are 6 lakhs. भाई साहब 2.5 लाख पंचायत है। आप तो हरियाणा में हो, आपने क्या खाप पंचायतों के बारे में सुना है? पंचायतें हैं, 2.5 लाख पंचायतें हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट है ये 3 रंग्स पे है। यू हैव डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ओके, देन यू हैव ब्लॉक पंचायत एंड देन ग्राम पंचायत। तो देयर आर 3 रंग्स। तो 2.5 लाख पंचायत से 40 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में कि आपके 40 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ऑन द अर्बन साइड you have municipal bodies which is not at the 3 rungs, which is at the 3 levels. Constitution says for the big cities you have municipal corporations, not so big cities municipalities, and the transitional area which is from the urban to rural, it's a nagar panchayat. Okay. The definition of municipal corporation, municipalities and Nagar Panchayat is there in the state acts, municipal acts. What about the Panchayat Act related to panchayats? Because your 73rd and 74th constitutional amendment, it was a central act and the state had to enact a conformity acts. Without the ratification of 50% of the states, अभी आपने GST के बारे में देखा, एक्ट नहीं बनेगा। तो स्टेट को अपने सिस्टम में भी चेंज करना होगा। उन्होंने अपने म्युनिसिपल एक्ट्स बनाए और 74 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसको उसमें निहित कर लिया। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है उसकी डेफिनेशन स्टेट के म्युनिसिपल एक्ट में है। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन एंड एरिया, समटाइम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दिस पॉइंट इज okay. Same is about municipalities, same is about नगर पंचायत। ऐसे ही आपकी डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत। कुछ पावर्स जो है टैक्सेशन की वो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सजेस्ट की गई कि ये पावर्स आप ये लोकल गवर्नमेंट्स को दें। अब उसमें कई सारी इश्यूज आते हैं कि ये पावर्स उनको अगर देते हैं तो whether they will be able to collect revenue or they will not be able to collect revenue, क्योंकि साथ साथ आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंटिटी चलती है and district is headed by an officer called an IS officer, okay, all over the country, which is a 200 years old institutions. तो उनके पास लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर है, दे हैव द मशीनरी टू कलेक्ट रेवेन्यू। पंचायत इज अ न्यू इंस्टीट्यूशंस। इंडिया आइडेंटिफाइड 2 orders of government when the constitution was there. We do have experts on federalisms here, but the 3rd level is superimposed on this 2 tier of governments. तो जो फिस्कल आर्किटेक्चर है कंट्री का, it is finding out its way how to realign this. वो चीज इवॉल्व हो रही है। तो ये हो गया आपका फेडरल असेंबली का जो स्ट्रक्चर है। फिर टैक्सेशन की पावर, तो सारी पावर्स जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में सेल्स टैक्सेशन की पावर्स थी। अब क्या हुआ, कोई 86-87 में, now coming to your GST part, ये कहा गया कि जो indirect taxes है, excluding your corporate income tax and personal income tax, इसको क्यों ना हम एक value added tax में तब्दील करें। करीब उस वक्त में 120 कंट्रीज में उस वक्त के टाइम में, अब तो करीब 150 कंट्रीज हो गई हैं, वैल्यू एडेड टैक्स इंप्लीमेंट किया जा चुका था, एक्सक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी भी वहां वैल्यू एडेड टैक्स या जीएसटी नाम की कोई चीज नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप वैल्यू एडेड टैक्स में क्यों तब्दील कर देना चाहते हैं? उसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे।
एक आर्गुमेंट ये था कि आपको एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। उस वक्त क्या होता था कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइक दिस, अब इसके प्राइस क्या है, प्राइस कोई बोलेगा इसके प्राइस है कोई 1000 रुपये, इसमें टैक्स कंपोनेंट कितना है, आपका मंडी टैक्स भी लगता है, आपका ऑक्ट्रॉय भी लगता है, आपका सेल्स टैक्स भी लगता है, आपका सेंट्रल एक्साइज भी लगती है, तो इसमें टैक्स का कंपोनेंट होता है। जब गुड्स आपका एक्सपोर्ट होता है तो इंटरनेशनल ट्रेड में जितने भी उसके टैक्सेस इंटरनल होते हैं, दोस टैक्सेस आर रिबेटेड एंड देन गुड्स इज एक्सपोर्टेड आउट। अब इंटरनेशनल मार्केट में बाकी सारे लोग तो अपने यहाँ वैल्यू एडेड टैक्स लगा रहे हैं, आप वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगा रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है मार्केट, ठीक है। तो एक तो ये आर्गुमेंट था। एक आर्गुमेंट ये था कि कोई वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ फर्म्स होती है, जैसे आपकी टॉमको है जो ऑयल केक भी अपने यहाँ बनाती है, ऑयल्स भी अपने यहाँ प्रोड्यूस करती है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से अपना प्रोडक्ट लेते हैं, 15 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट, 5 मिनट गेट पर खत्म करना है। 1:30 okay, I'll just take this and then this including discussion, 1:30 sure. तो उसके कई सारे आर्गुमेंट्स थे, उसके हिसाब से वैल्यू एडेड टैक्स कन्वर्ट किया गया, सेंट्रल एक्साइज को कन्वर्ट करके सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स बनाया गया, स्टेट सेल्स टैक्स को कन्वर्ट करके स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स बनाया गया। उसके फेडरल एस्पेक्ट्स थे कि अगर कहीं आप एक सिस्टम बनाते हैं तो स्टेट की पावर लेनी पड़ेगी, तो विदाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आपने ये सिस्टम बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग एट ए मच फास्टर रेट, और जो कंपोजिशन है इकोनॉमी की उसमें कोई 55% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर्स। If you buy a car or if you hire a car, बात तो एक ही है। If you buy a car, you are paying taxes. If you are hiring a car at that time, you are not paying taxes. तो कहा गया कि भाई दोनों चीजों को इंटीग्रेट करो, तब जाकर के आपका रियल वैल्यू एडेड टैक्स बनेगा। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए कवायद चली, और हमारे देश में कोई भी अगर चेंज हम लाना चाहें तो 10 साल तो लगी जाते हैं। इतनी बड़ी कंट्री है, डेमोक्रेसी है, आप कंसेंसस बिल्डअप करनी होती है। एक दफे वो पाकिस्तान में गया तो वहां पर ऑर्डिनेंस के तहत वो एक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ले आए। जाते जाते मेरे से एक बहुत ही सीनियर आदमी थे, टीवी पे जा रहे थे, कह रहे बोले कि साहब आपके यहाँ पर मैंने देखा है जो सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होते हैं बड़े बोरिंग से होते हैं, आपने देखा ना हमारे यहाँ क्या जबरदस्त डिस्कशंस हो रहे थे, एनिमेटेड डिस्कशंस हो रहे थे। बोलने लगे साहब, मैंने कहा साहब ऐसा हमारे यहाँ पे लोगों को डेमोक्रेसी पे बड़ा फेथ है, उन्हें पता है कि ये बाय जस्ट मेकिंग 1 or 2 presentations things are not going to change, there are various forums, there are various things जिसमें फिल्टर हो करके धीरे धीरे करके चीज जाएगी। तो चुप हो गए वहां पर, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने ऑर्डिनेंस के तहत वो लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस लेके आए थे, 2007 की बात है। तो ऐसे ही जीएसटी का हुआ कि सर्विस पे पहले सर्विस टैक्सेशन लगाया गया, 88 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, उसके बाद सर्विसेज को इंटीग्रेट करने की कवायद चली, और अब जो जीएसटी की बात आई उसमें इट्स लाइक ऑल द टैक्सेस आर सब्स्यूम्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट का सेल्स टैक्स भी आ गया उसमें, और उसका फिर इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर सिस्टम से फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अब इसमें क्या है कि जब सारे टैक्सेस यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं, स्टेट के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। You take anything, primary educations or to sanitation, to waste management, to parks, street lights, whatever you take it, it is the role of the state government.
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिफेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, बस। तो 65 to 70% of the total revenue of the country is collected by the union government. Rest is by the state government. Where the responsibilities are concerned, states have a major say in the responsibility part. The same thing, about 65% or so. मैं बड़ा रफ सा एस्टिमेट्स दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, ये स्टडी किया था पहले राजन चैलया एंड हिज कॉलीग्स, और बाकी का 35 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। सो देयर इज अ केस बाय व्हिच यू कैन ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द यूनियन टू द स्टेट्स, इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स। और ये जो टू कीप द फेडरेशंस टुगेदर, ये वर्टिकल इम्बैलेंस कनाडा में भी है, ये वर्टिकल इम्बैलेंस ऑस्ट्रेलिया में भी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, दे हैव टू ट्रांसफर रिसोर्सेज दीस 29 स्टेट्स। नाउ यूनियन गवर्नमेंट वर्क्स लाइक ए रॉबिन हुड। You take money from rich, give it to poor. So there are some rich states, they are considered to be a rich states like Maharashtra, like Gujarat. So, and poor states like UP, like Bihar, like Jharkhand, like Rajasthan, Odisha. So they create institutions. Institutions क्या है? Finance Commission. Finance Commission's job is to suggest a formula and transfer resources to the states. A simple mechanisms तो ये है, if you have 29,000 crores of rupees, then you distribute among all the states 1,000 crores rupees. But that's not the case, because some states are big, some states are small. So they develop a formula, and the formula is based on both these parameters, both equity and efficiency. Equity में जो parameters लगाते हैं वो लगाएंगे, populations लगाएंगे, area लगाएंगे, index of infrastructures लगाएंगे. If the infrastructure is low, you will get more. Okay. Then they will also talk about fiscal capacities, but I'm not getting into that at this point of time. Second is efficiency. Efficiency का मतलब है जो आपकी rich states थी, they have been arguing that you are simply patting on the back of splundermania. Someone who is spending money more, you are giving them more. That is a different case. Some of the states did not really have the capacity to spend money like Bihar one point of time. But आप किसी को state को पैसा दे रहे हैं, वो और खर्च कर रहा है, वो फिर कह रहा है और पैसा लाओ हमारे पास. So this is not the way, and we people are earning. तो फिर एक efficiency का parameters लेके आए, और whole finance commission discussions is based on how to blend this efficiency and equity. ठीक है? तो ये तो आपका union to states हो गया. I'll just take 5 minutes because come to state. Then यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया. अब स्टेट गवर्नमेंट पंचायतों को, म्युनिसिपैलिटीज को कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, उसके लिए 73rd अमेंडमेंट में आर्टिकल 243I 73rd में लगाया एंड 243Y 74th में लगाया. लाइक द यूनियन फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी अमंग स्टेट्स, सिमिलरली द स्टेट फाइनेंस कमीशन विल आल्सो डिस्ट्रीब्यूट मनी अमंग द पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज. पहले क्या होता था, पहले 10th फाइनेंस कमीशन से पहले कि the central excise and personal income tax, the two taxes which were shared with the states. ठीक है? 10th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि नहीं भाई, ये तो गवर्नमेंट थोड़ी सी बेईमान होती है. ये क्या करते हैं कि जो टैक्स शेयर नहीं होता वो तो कलेक्ट करते रहते हैं, जो टैक्स शेयर होता है उसको कलेक्ट नहीं करते. I'm serious. Central government were not acting very honestly.
तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि all the taxes we pull together, उनका एक X percentage we share with the states. So this is started at 28% by the 12th Finance Commission, or 27 रहा होगा. One can debate about the numbers part of it. वो धीरे-धीरे बढ़ करके अब 42% आ गया 14th Finance Commission. इस बीच में टैक्सेशन और सर्विसेज शुरू कर दिया गया, पर देखिए डिसऑनेस्टी, जो टैक्सेशन और सर्विसेज है उसको डिविजिबल पूल से बाहर रखा गया. मिस्टर चिदम्बरम थे एट दैट टाइम द फाइनेंस मिनिस्टर, ही केप्ट दिस आउट. तो ईच फाइनेंस कमीशन हैज टू राइट द वे ऑल द टैक्सेस आर शेयर्ड विद द स्टेट, इन द सिमिलर फैशन द सर्विस टैक्सेस विल आल्सो बी शेयर्ड विद द स्टेट्स. एक लाइन जोड़नी पड़ती है उसके साथ. तो एक तो ये चीज हुआ. दूसरा उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा था ग्रॉस टैक्सेस बी शेयर्ड. ग्रॉस का मतलब कलेक्शन चार्जेस एंड एवरी अदर थिंग्स बी शेयर्ड द स्टेट्स. जब उसे इंप्लीमेंट किया गया तो उन्होंने कहा नेट करेंगे. नेट का मतलब कि जो सेस और सरचार्जेस है दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिविजिबल पूल. इसी वजह से आपका ये एजुकेशन सेस और ये सारी चीजें लगती है, बिकॉज दीज थिंग्स विल नॉट बी शेयर्ड द स्टेट्स. तो स्टेट फाइनेंस कमीशंस, उसका भी यही काम है कि जो रिसोर्सेस हैं स्टेट गवर्नमेंट के, दे विल ट्रांसफर टू the municipalities and panchayat. The fourth state finance commission of Haryana, they recommended 2.5%, but Haryana और बहुत सारी और states हैं वहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन बन तो जाते हैं, उनकी रिपोर्ट भी आ जाती है, बट उनकी रिपोर्ट कंसीडर नहीं की जाती. Most of the state government is simply making a mockery of these institutions. Now it is the responsibility of all of us that we strengthen these institutions of state finance commission and believe on this simple things like percentage share to the states and similarly percentage share. Professor Adok very rightly said this is also important because for the cause of equity, and equity demands that not everyone should be treated equally, but that unequals should be treated unequally, and therefore those whose needs are more, who are more backward, or who have a very difficult geographical terrain may be given more. So in certain ways this type of preponderance of control was also in the interest of the country to bring certain type of regional balance among various states of India. Now how that has moved and how that picture has evolved, he has made very clear. Professor Alok's very illuminating lecture, and most of you also must have benefited. A few points that I would like to make are fiscal federal architecture of the Constitution of India was or is largely borrowed from Canada and Australia of the 1930s. The Government of India Act 1935 is the basis of much of our Constitution. And Government of India Act 1935 was patterned on the Canadian Constitution, largely. And fiscal federal provisions in Canada and Australia in the 1930s were borrowed and became the main sheet anchor for the Indian Constitution, and that's the reason that we need to modernize it. And the process of modernization was not attempted when it was easy to amend the Constitution. Nehru, Indira Gandhi would have easily amended the Constitution and modernized the fiscal federal provisions of the country, but they didn't do. And after 1989, no government has got the kind of parliamentary majority, 2/3 in Lok Sabha, 2/3 in Rajya Sabha, and 50% of ratification by state legislatures to amend. And that's why, value-added tax took 10 years to introduce. GST took more than 10 years to introduce. Now, the two are there with imperfections.
there could be better value-added tax, there could be better GST had they been attempted to be introduced by in the period of Congress dominance. But imperfections have to be endured because of the kind of party system or party systems in states that we have now got. Another point is that fiscal federal provisions in India are elaborately given in the constitution itself, which is not the case in many other countries. Many other countries keep it open to political negotiation. Many Western democracies keep it open to political negotiations occasionally, whereas we have written the largest constitution in all other respects, including fiscal federalism. And partly it is good, partly it is bad. Good because if we had not written it right in the constitution, there would have been political anarchy in the country. With the kind of political class and bureaucratic class we are having in the country, would create a havoc, would kick it left and right and distort it. And therefore there is some things to be said in favor of it, although earlier I spoke against it. Now, another point, Professor Alok pointed out that there is an imbalance between responsibilities and fiscal resources. Responsibilities are given more to the states and fiscal resources are given disproportionately larger, in larger proportion to the center. So there is an imbalance, and that imbalance has been addressed. He also pointed out that there have been several changes to address this imbalance, at least to some extent. And by the 14th Finance Commission, there is less of imbalance than it was earlier. He also very rightly, Professor Alok very rightly emphasized the strengthening of state finance commissions. The state finance commissions are not given the kind of respect and legitimacy by the state governments which the central government has always given to the recommendations of the National Finance Commission. The 7th schedule of the Constitution, if you read it, the 7th schedule of the Constitution do not divide only law-making powers of the Parliament and state legislatures, they also divide tax bases. The 7th schedule, if you minutely read them, divide the tax bases as well as law-making powers of the two sets of legislatures in the country. And there is a very illuminating case decided by the Supreme Court of India, which is very illuminating to understand the fiscal federal provisions of the country, fiscal federal architecture of the country. The case is Kesoram Industries versus the state of West Bengal, decided by the Supreme Court in 2004. Now, this case is very illuminating, and I would recommend that every student of federalism, particularly fiscal federalism, should read this case very carefully. Recently, there has been, final point, recently there has been a change of great significance. The Modi government Modi government has radically transformed the powers of the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India and the governor of the Reserve Bank of India had the final say, even going against the wish of the government, to determine monetary policy. And this is so in all other
federal country, central banks are given, banks in all federations, in Western countries I am talking about, are given power of being the arbiter. They have the final word, even going against the wish of the government. And Raghuram Rajan was the last governor who had the final word. Now, in 2016, this year itself, the Modi government has constituted a monetary policy committee consisting of 3 representatives from the Reserve Bank of India and 3 representatives nominated by the government of India. And the 6 wise men would decide the monetary policy, and the Reserve Bank governor doesn't have the final word. He is one of the 6 deciding, and the decision is by majority, and the governor of the Reserve Bank of India has the casting vote, but not the deciding vote. Thank you.